हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज में आईटी सेक्टर की एक और बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी की रिक्वेस्ट राजन सिन्हा जी ने भी की थी। उन्होंने मेरे बिरला सॉफ्ट का जो वीडियो था उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज पर एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी कंपनी को, बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी को हमसे रिव्यू करने के लिए बोला है। ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो है वो डिजिटल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और डिजिटल स्पेस में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट कंपनी आपके नजर में कौन सी है, तो मैं अनडाउटेबली हैंड्स डाउन बोलूंगा कि मुझे हैप्पीएस्ट माइंड ही सबसे बेस्ट कंपनी लगती है। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है मैं तो काफी बुलिश हूँ, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसके फ्यूचर को लेके। और रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप रिजल्ट्स देखें या आप मार्केट परफॉर्मेंस देखें, सभी जगह और जिस सेक्टर में है वो लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे सेक्टर में है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मिस्टर अशोक सोटा जी, जो कि इसके फाउंडर रहे हैं इस कंपनी के, बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है अनडाउटेबली। और जिस सेक्टर में ये बिलोंग करते हैं, डिजिटल स्पेस, बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला सेक्टर है। और ये ओवरऑल जिस जिस स्पेस पे ये ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे ओवरऑल मतलब कहीं पे भी कोई भी वीकनेस नहीं दिखती है इस बिजनेस को लेकर। तो मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। काफी इंटरेस्टिंग होगा इसके बिजनेस के बारे में समझना, क्योंकि ये बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज देती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में ये काम करती है। तो हम ब्रीफली कोशिश करेंगे कुछ टेक्नोलॉजीज को भी समझने की इस वीडियो में। और तो ये हमारा ब्रॉडली पहला सेक्शन होगा जिसमें कि हम इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेक्शन जो होता है हमारा, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हम डिफरेंट रिटर्न रेशियोज को देखने की कोशिश करते हैं, इसकी बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस को हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स पे देखें। तो वो हमारा सेकंड जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो सेक्शन होता है। थर्ड जो सेक्शन होता है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो जिसमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं, इसके चार्ट को स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी ब्रॉडली इस बिजनेस को मार्केट कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है उसको समझने की। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाता है। हम इसके बिजनेस को समझते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इस कंपनी से रिलेटेड दे पाऊं, जिससे कि आप जब अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको काफी डिटेल्ड में पहले से ही काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में होती है। तो आपकी स्टडी जो है वो काफी इजी हो जाती है। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी चीज को मिस ना करें। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी नए वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो सर चलिए, बहुत हो गया। अभी हम आपको इसकी वेबसाइट, जैसे हम हमेशा करते हैं, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड की हमने वेबसाइट खुलकर रखी हुई है। तो ये जो है, आप इसका सबसे पहले तो आप देखिए इसका स्लोगन, तो बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल। तो ये है कंपनी जो है द माइंडफुल आईटी कंपनी। तो ये जो है ये डिजिटल स्पेस में ही इनका जो है, इसका जो बर्थ हुआ था, इनके जो फाउंडर थे मिस्टर अशोक सोटा जी, उनका विजन ही ये था कि वो ऐसी आईटी कंपनी प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि मतलब 100% डिजिटल स्पेस में काम करती हो। तो सबसे पहले तो हम इनके फाउंडर मिस्टर अशोक सोटा जी के बारे में ही डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो ये हैं अशोक सोटा जी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हैं अशोक सोटा जी। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अभी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में, यही फाउंडर थे। और इन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, उसके अगर आप देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज इंक्लूड ऑल डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, इंटरनेट आईओटी जिसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, ड्रोन्स, रोबोटिक्स। तो ये देखिए, जो अभी के मैक्सिमम जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी हैं, जो हमारा फ्यूचर है, आर्टिफिशियल एआई आपको पता ही होगा, आईओटी आपको पता होगा, क्लाउड सर्विसेज, सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, ये सारे जो है बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हैं। अभी आप देखिए बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वाइडली यूज हो रही है। तो यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो ये सारे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हैं और यही फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का। तो इसमें इस कंपनी का प्योरली यही काम है कि इस स्पेस में
100% फोकस करना और इसी पे ही काम करना। तो ये है इस कंपनी का बेसिकली सर्विसेज। उसके बाद हम अशोक सोटा जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड वाज लिस्टेड इन सितंबर 2020, लास्ट ईयर ही उसने ये लिस्ट हुई है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने ही हुए हैं इस कंपनी को लिस्ट होते हुए। और आप देखिए अचीव रिकॉर्ड इंक्रीज इन लिस्टिंग प्राइस, वो ठीक है। फिर अशोक सोटा जी वो अर्लियर माइंड ट्री के फाउंडिंग चेयरमैन थे। आप ये ध्यान रखिए, माइंड ट्री भी बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेस है, बहुत ही हाई क्वालिटी आईटी सर्विसेज कंपनी है माइंड ट्री। और उसका भी जो फाउंडिंग जो पर्सन थे, वो फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थे माइंड ट्री के। तो ये माइंड ट्री में पहले इन्होंने ही फाउंडेशन किया, उसके बाद ये एग्जिट कर लिए, क्योंकि माइंड ट्री से वो निकलकर एक प्योरली डिजिटल कंपनी को खड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को की शुरुआत की। तो पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये माइंड ट्री को भी डेवलप करने में, बड़ा करने में इनका ही हाथ था। और आज आप देख रहे हैं कि कितनी हाई क्वालिटी कंपनी है और कितना अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया है शेयर होल्डर्स का माइंड ट्री ने। तो कंपनी ही ऑल्सो लेड टू अ वेरी सक्सेसफुल आईपीओ। तो इस कंपनी का भी आईपीओ को बहुत ही सक्सेसफुली अशोक सोटा जी ने कंप्लीट किया था। अच्छा, प्रियर टू माइंड ट्री ये विप्रो में थे। तो आप देखिए इनका जो कहना चाहिए कि इनकी जो हिस्ट्री रही है, ये इनकी सर्विसेज की जो हिस्ट्री रही है, तो ये कितने अच्छे तरीके से काम किए हैं। विप्रो में पहले थे 15 साल, 15 इयर्स थे ये, और वो उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इसको बना के दिखाया विप्रो को। फिर विप्रो से वो पहुंचे माइंड ट्री में। माइंड ट्री को शुरुआत से उन्होंने चालू किया और एक बहुत ही हाई क्वालिटी आईटी सर्विसेज कंपनी को बनाकर उन्होंने एग्जिट किया वहां से। अब वो आ गए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स में। तो आपने देखा कि इनकी हिस्ट्री क्या है और कितना इनका मतलब कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों को उन्होंने डेवलप किया है, बड़ा किया है, नर्चर किया है। इसलिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड भी अनडाउटेबली, मुझे लगता है कि कहीं पर भी मुझे डाउट नहीं है कि ये आने वाले 5 साल 10 साल में एक बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी आपको देखने के लिए मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा इनके सर्विसेज को हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखिए आप यहाँ पे डिजिटल बिजनेस सर्विसेज में है ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है, इंजीनियरिंग एक्सेलेंस टू हेल्प आवर कस्टमर बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो ये प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करते हैं। और यहाँ पर देखिए एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजाइल इंफ्रा एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये आपको पता ही है, सिक्योरिटी सर्विसेज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा आईओटी क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे आगे। एनालिटिक्स, ये भी आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि एनालिटिक्स क्या होता है। और इसके बाद डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन और इंडस्ट्रीज, किस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो ये ब्रॉडली जो है इनके सेक्टर्स हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ये सारी चीजें क्या है, बट फिर भी हम जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया सर इनके मैक्सिमम जो इनका जो मेन सेक्टर्स है, बिजनेस वर्टिकल्स हैं। अभी हम आ जाते हैं स्पेसिफिक्स पे। चलिए सर, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं हम उस पर आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आर टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स, तो क्या क्या ऑफर करते हैं। तो पहला तो है ब्लॉकचेन। सभी जानते होंगे ब्लॉकचेन का नाम, तो सभी ने सुना होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है मेनली बिटकॉइन से बहुत फेमस हुआ है। तो बहुत सारे लोग तो ब्लॉकचेन को बिटकॉइन समझते हैं, बिटकॉइन को ब्लॉकचेन समझते हैं, बट एक्चुअली बिटकॉइन जो है वो एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन का। ऐसे ब्लॉकचेन को यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बिटकॉइन एक प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, हम बहुत ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि ब्लॉकचेन है क्या बेसिकली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। तो ये एक तरह से क्या है, अ ब्लॉकचेन इज जस्ट, सॉरी 1 मिनट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ब्लॉकचेन इज जस्ट इज अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो जस्ट एक डेटाबेस है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस करने के लिए। वन दैट इज कॉपीड टू ऑल द कंप्यूटर्स इन अ पार्टिसिपेटिंग नेटवर्क्स। तो जितने भी नोड्स होते हैं एक नेटवर्क में, हर जगह वो कॉपी होता है। देखिए सेंट्रलाइज नहीं होता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। तो ये ब्लॉकचेन इज द समटाइम्स रेफर टू एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो आप जैसे आपने दो पार्टीज हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने किसी को पैसे भेजे, तो उसका जो डेटाबेस है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, बैंक के पास में होता है। तो ऐसे करोड़ों लोग जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं, बट सारे जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है, डेटाबेस होता है, वो बैंक के पास होता है। बट अगर आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, करोड़ों लोग अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे नोड्स में वो जो डेटाबेस है वो अपडेट होता है।
तो वो जो डेटाबेस है वो सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं है, उसके बीच में जितने भी नोड्स हैं उन सभी में वो ट्रांजैक्शन अपडेट होता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपने जैसे जो इसका एक एडवांटेज ये है कि जैसे कुछ लोग हैकर्स होते हैं तो वो किसी एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर जाकर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं उस डेटा को। सपोज किसी बैंक को उनके सर्वर को हैक कर लिया तो उसके डेटाबेस में मैनिपुलेशन हो सकता है, उसके फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट अगर वही लेजर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा लाखों जगह पे, हजारों जगह पे, तो आप उसको इम्पॉसिबल है कि आप हर जगह पे जाकर उसको मैनिपुलेट कर सकें। तो आप यहाँ पर जो है जो कहना चाहिए कि जो हैकिंग की सर्विसेज है या थेफ्ट होते हैं, ऑनलाइन थेफ्ट जो होते हैं, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ओके सर, ये बेसिकली मेन एडवांटेज है ब्लॉकचेन का। उसके बाद ब्लॉकचेन है क्या, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ट्रांजेक्शन का एक डेटा मान लीजिए आप, तो एक ट्रांजेक्शन किया, एक डेटा हो गया, उसका उसका उसमें टाइम स्टैंपिंग होती है कि कितने बजे कितने समय पे आपने वो ट्रांजेक्शन किया, और उससे एक रेफरेंस जनरेट होता है, एक रेफरेंस नंबर होता है। तो ये पहला ट्रांजेक्शन है सपोज, तो इसका एक रेफरेंस नंबर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें इसका हैश जो रहेगा वो इस डेटा ब्लॉक में इसका हैश जुड़ जाता है, तो इसीलिए इसको चेन बोलते हैं। फिर ये नेक्स्ट ब्लॉक आ गया, उसका जो रेफरेंस नंबर आएगा वो इसमें ऐड हो जाता है। इसीलिए ये क्या है कि इसका इसका ब्लॉक का एड्रेस जो है वो इसके साथ जुड़ा रहता है, इस ब्लॉक का एड्रेस जो है उसके साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इसको चेन ऑफ ब्लॉक्स बोलते हैं। इसलिए इसका पूरा जो टेक्नोलॉजी का नाम है वो ब्लॉकचेन है। अब ये डेटा ब्लॉक है क्या बेसिकली, तो इसको आपको मैं एक इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए सर, तो ये जैसे आप दो पार्टी हैं, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होना है। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक्सचेंजिंग गिवन डिजिटली रिकॉर्डेबल एसेट्स सच एज डेटा कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो वो पहले तो क्या है, तो डिजिटली रिकॉर्डेबल एसेट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब इन्होंने इनको पैसा ट्रांसफर किया तो इनके पास है कि नहीं है अकाउंट में पैसे, उसका वेरिफिकेशन तो होगा। तो ये देखिए, द ट्रांजैक्शन इज आइदर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली और ट्रांसक्राइब्ड बाय इन द प्रोटोकॉल एंड एडेड टू आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन। तो या तो आपको इमीडिएटली होगा या फिर इसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये सेकंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। थर्ड जो है, जब अगर वेरीफाई हो जाता है वो ट्रांजैक्शन, तो थर्ड जो है वो उसका एक वो ब्लॉक में चला जाता है। तो एक समय पर क्योंकि टाइम स्टैंपिंग जिसको बोलते हैं ना, एक समय पर एक टाइम पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे सपोज हजारों लोगों ने ट्रांजेक्शन किए, वो सारे ट्रांजेक्शन एक समय के एक ब्लॉक में ऐड हो जाते हैं। वो ब्लॉक समझ लीजिए n है या n+1 है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक जो बनेगा n+2 बनेगा। तो इस ब्लॉक का नंबर अगर 1 है तो नेक्स्ट का 2 बनेगा, नेक्स्ट का 3। बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया ब्लॉक्स। तो ये ईच न्यूली वेरीफाइड ब्लॉक रिसीव्स अ न्यूमेरिक कोड। तो हर ब्लॉक का एक नंबर होगा, न्यूमेरिक कोड होगा, जिसको जनरली हैश बोला जाता है। और जो नेक्स्ट विच ऑल्सो कंटेन्स अ रेफरेंस ऑफ द प्रीसीडिंग ब्लॉक। तो सपोज n+1 ब्लॉक है, इसके पास इसका रेफरेंस ब्लॉक भी का नंबर भी इसमें जुड़ जाता है। फिर जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा उसका रेफरेंस नंबर भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा होता है। तो इसीलिए जो आप अगर इस ब्लॉक को ढूंढेंगे तो आपको प्रीवियस इसके पहले कौन सा ब्लॉक था उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इसके आगे वाला कौन सा ब्लॉक है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये होता है, इसीलिए इसको चेन बोलते हैं, चेन ऑफ ब्लॉक्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, जब जैसे ये नया ब्लॉक जुड़ता है तो ये ब्लॉक अब जैसे ये आ गया स्ट्रक्चर में, इसके बाद ये जब ब्लॉक जुड़ने से पहले एक वैलिडेशन होता है इस ब्लॉक का। तो ईच ब्लॉक मस्ट फर्स्ट बी वैलिडेटेड बिफोर बीइंग एडेड टू द ब्लॉकचेन। तो ये नया जो ब्लॉक आया है वो ब्लॉकचेन में जुड़ने से पहले वैलिडेशन होता है। बिटकॉइन के केस में इसको प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, अलग अलग के केस में अलग अलग बोलते हैं। बिटकॉइन जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है वो प्रूफ ऑफ वर्क होता है। फिर ब्लॉकचेन माइनिंग, ये माइनिंग जो है, ब्लॉकचेन माइनिंग, ये जो है यही वैलिडेट करते हैं ब्लॉक्स को, और इसमें जो नेटवर्क में उसको ऐड किया जाता है, उसको ऐड करते हैं। तो जो माइनर्स होते हैं वही वैलिडेट करते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के लिए। तो इसलिए उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं बिटकॉइन के केस में। फिर यहाँ पर देखिए जो चेन है, तो आफ्टर बीइंग वैलिडेटेड सक्सेसफुली द ब्लॉक इज एडेड टू द चेन एट ईच नोड। तो अगर मान लीजिए जो ब्लॉक है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया, तो जितने भी नोड्स हैं, यहाँ पे 5 दिखा रहे हैं, तो पांचों में वो ब्लॉक अपडेट किया जाएगा। तो जैसे हमने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह पर इसका डेटा स्टोर नहीं है। यहाँ पर भी अपडेट हो गया, यहाँ पर भी। अब अगर कोई ऑनलाइन थेफ्ट करना चाहता है
या हैकर है तो वो उसको यहाँ पर भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी हो जाती है। इसमें इतना इजी नहीं है सिस्टम को ब्रीच कर पाना। तो ये देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन, द सिक्योरिटी मैकेनिज्म मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर नोड्स इन द नेटवर्क टू अल्टर ब्लॉक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन वैलिडेटेड। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि इस ब्लॉक को अगर आपने एक बार वैलिडेट हो गया तो उसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते, उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को। इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको जितने भी नोड्स हैं हर जगह जाके उसकी ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा, जो कि टाइम स्टैम्प्ड है, तो वो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये बहुत ही सेफ टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस के बारे में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो डेटा साइंस एज अ सर्विस, तो इसको कभी शॉर्ट फॉर्म में DSAS भी बोलते हैं। ये क्या है? वी हेल्प आवर क्लाइंट्स सॉल्व द टफेस्ट डेटा चैलेंजेस, प्रिडिक्ट डिमांड। तो डेटा चैलेंजेस जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, सर्विसेज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गाइड बिजनेस स्ट्रेटेजिक बेस्ड ऑन नॉलेज एंड फोरसाइट। तो ये सारी चीजों में ये हेल्प करती है टेक्नोलॉजी। फिर आप देखिए, क्रॉस सेल कर सकते हैं, अपसेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। उसके बाद मैक्सिमाइज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय मॉनिटरिंग मार्केटिंग स्पेंड्स अक्रॉस मल्टीपल डिजिटल चैनल्स। ये सारी चीजों से आपको एडवांटेज मिलता है। तो आपने देखा कि कस्टमर्स को समझने के लिए, डिमांड को समझने के लिए, ये सारी चीजों में बिजनेस को हेल्प करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये DSAS सर्विसेज की का यूज भी होता है, जो कि ये प्रोवाइड कराते हैं। फिर ये देखिए, नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स क्या है बेसिकली? तो ये डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन है। तो ये जो मेन डेवलपर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एन अप्रोच दैट एम्फसाइजेस कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन, thus रिमूविंग बॉटलनेक्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज करने से जो बॉटलनेक्स होता है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन, तो जो thus रिमूविंग बॉटलनेक्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ensuring agile delivery of software driven innovation। तो ये डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में आपका कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन प्रोवाइड करने से जो आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, एजाइल हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, और आप टाइमली इसको एफिशिएंटली इसको डेवलप कर पाते हैं। तो इसीलिए डेवऑप्स को यूज किया जाता है। ये मेन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है सर SDN और NFV। तो ये SDN NFV क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। ये सारे नेटवर्किंग के टेक्निक्स हैं जिससे कि आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। और जो हार्डवेयर यूज होता है, स्विचेस, आपके फायरवॉल्स यूज होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, सर्वर्स यूज होते हैं, उसको आप मिनिमाइज कर पाते हैं, उसको मिनिमाइज कर पाते हैं, उसकी कॉस्ट को कम कर पाते हैं, और इंस्टॉलेशन में भी आप फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है, वर्चुअल सिस्टम्स यूज करते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे सर्विसेज ले लेते हैं आप। तो ये इंस्टॉलेशन में फास्ट हो जाता है और आप जो हार्डवेयर कॉस्ट है उसको भी सेव कर लेते हैं। तो काफी अच्छी टेक्निक है ये। इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे काफी डिटेल में दिया हुआ है, समय लगाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है सर, आप सभी ने सुना ही होगा कि ये हाईली यूज टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में सारी कंपनीज जो है, मुझे नहीं लगता मैक्सिमम कंपनीज इसको यूज कर रही हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपके जो हार्डवेयर की कॉस्ट होती है वो सारी कम हो जाती है, बहुत इजी टू इंस्टॉलेशन। क्योंकि देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? तो जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं एक किसी भी कंपनी की, इसमें आप सर्वर्स को बोल सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस को बोल सकते हैं, डेटाबेस बोल सकते हैं, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, जितनी भी चीजें हैं जो कि आपको फिजिकली मेंटेन करनी पड़ती थी एक कंपनी के अंदर, वो आप सिर्फ वर्चुअली यूज करते हो। और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको सिर्फ आपके सिस्टम को उसकी सर्विसेज के थ्रू, क्लाउड के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं, और आप जितना यूज करते हैं उसके लिए आप उतना पे कर सकते हैं। तो आपको फिजिकल हार्डवेयर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्वर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ये सारे कुछ भी चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें यूज करते हैं किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, और आप जितना यूज करते हैं उसको आप उस हिसाब से पे करते हैं। आपको बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो वो है जीमेल।
क्योंकि जीमेल आप यूज करते हैं तो कंपनी के पास सर्वर नहीं होता जीमेल का, वो जीमेल तो गूगल के पास है, बट फिर भी आप जीमेल को यूज करके, गूगल के सर्वर को यूज करके आप ईमेल सर्विसेज को यूज कर पा रहे हैं। उसी तरीके से ये क्लाउड कंप्यूटिंग का भी काम होता है। ये आपको ब्रीफली मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं सर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। तो ये जो है ये भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही वाइडली यूज हो रही है, और अभी फ्यूचर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ये देखिए जितने भी हमारे अप्लायंसेस थे, सपोज आप एक घर में हैं तो आपके पास फ्रिज है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस, टीवी है, तो वो सारे आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में, आप अपने घर में नहीं, आप बाहर हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन पर सारी चीजों को देख सकते हैं कि क्या ऑन है, क्या ऑफ है। अगर आप चाहें तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो क्योंकि पहले इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, इजिली इतना फास्ट इंटरनेट नहीं था, और अब आने वाले समय में अगर हम 5G पर जाने वाले हैं तो आपको वॉइस कंट्रोल्ड इंटरेक्शंस भी होंगे। सपोज आप अपने टीवी से बात कर सकते हैं, आप अपने रेफ्रिजरेटर से बात कर सकते हैं, ओवन से बात कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन से आप वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सारे उसका जो डेटा जो स्टेटस है वो सारे उन सारे अप्लायंसेस का वो सारे आप मोबाइल पर ही देख सकते हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको भी काफी वाइडली यूज किया जा रहा है। तो सर ब्रॉडली ये सर्विस ऑफरिंग्स, इसके अलावा बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा ये कंपनी जो है 100% डिजिटली इन्होंने आईपीओ अपना सक्सेसफुली कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए 885 हैप्पीएस्ट माइंड्स हैं, मतलब इतने एम्प्लॉइज हैं इनके पास अक्रॉस 7 कंट्रीज में प्रेजेंट है। 155 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, और ये देखिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 36.2%, आरओई 33.2, बहुत ही शानदार आरओई से मेंटेन कर पा रहे हैं। रेटिंग 4.2 है ग्लासडोर। ये देखिए तो ये 7 कंट्रीज में है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये 7 कंट्रीज में 155 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए ये हमने बात कर ली आईओटी में ये सर्विसेज क्या देते हैं, तो आईओटी की ये बात कर चुके हैं हम, डेवऑप्स कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, ब्लॉकचेन, क्लाउड। तो ये सारी सर्विसेज में है जो कि डिजिटल सर्विसेज होती हैं, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि फ्यूचर है, आने वाले हमारी जनरेशन उसका फ्यूचर है ये। तो इन सभी चीजों की ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर उन्होंने मिशन, विजन और वैल्यूज बताया हुआ है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं है। तो ये भी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स है वो सारे, हम उस पर हम आएंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे इनके ये वाले, ये की इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखिए कि इनका मॉडल क्या है। तो एक तो फिक्स्ड प्राइस है एफपी, और ये जो है ये T&M जो है वो टाइम एंड मटेरियल है। तो आप देखिए टाइम एंड मटेरियल से इनका मॉडल जो है उसपे 77.8% आता है रेवेन्यू, और फिक्स्ड प्राइस जो है वो 22.2। तो ये बेटर रहता है। टाइम एंड मटेरियल क्या है कि अगर वो आप इसमें लॉसेस नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम एंड मटेरियल जितना टाइम आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा आपको उस बेसिस पे पेमेंट होता है, और मटेरियल जितना आप सप्लाई करते हैं उस बेसिस पे पेमेंट होता है। बट फिक्स्ड प्राइस में क्या है कि अगर आपने डिले किया प्रोजेक्ट को तो आपके उसमें लॉसेस हो सकते हैं, तो वो 22.2% ही है। तो ये हो गया मॉडल उनका। उसके बाद ज्योग्राफी देख लीजिए आप, तो अमेरिका से 72.2% आता है, यूरोप से 10.6%, इंडिया से अराउंड 13.4%, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे 3.8% आता है। तो बेसिकली जो है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ही है, क्योंकि इंडिया से सिर्फ 13.4% आता है इसका। फिर देखिए डिजिटल रेवेन्यू जो है वो कहाँ से कितना है, तो देखिए क्लाउड सर्विसेज जो है उससे 41 सबसे ज्यादा है, उसी से ही आता है क्लाउड सर्विसेज से। उसके बाद 21% जो है वो SaaS से आता है। तो ये जो SaaS है ये भी काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये SaaS जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है। तो नॉर्मली आपने सुना होगा SaaS या PaaS या IaaS। तो IaaS के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो IaaS जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। तो जो किसी कंपनी के पास सर्वर्स हैं, नेट फायरवॉल्स हैं, डेटा सेंटर है, वो सारे जो हैं आप सर्विस प्रोवाइडर से वर्चुअली यूज कर लेते हैं, उसको IaaS बोलते हैं। फिर वहीं पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS भी होता है, जहां पर आप सिर्फ डेटा सेंटर, फायरवॉल या सर्वर्स को ही नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलपर टूल्स जो होते हैं उसको भी आप सर्विस प्रोवाइडर से वर्चुअली ले लेते हैं।
तो और जितना आप यूज करते हैं उसके हिसाब से आप पेमेंट करते हैं, तो वो हो जाता है PaaS। और जब आप सारी चीजें यूज करते हैं, ये मतलब कि डेटा सेंटर हो गया, नेटवर्क फायरवॉल्स हो गया, सर्वर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेवलपर टूल्स हो गया, और अप्लाई एप्लीकेशंस जो होते हैं, तो वो एप्लीकेशंस भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो जो है वो आपका फाइनली SaaS की कैटेगरी में आता है, जो कि सॉफ्टवेयर एज की कैटेगरी में आता है। तो उससे जो है ये ऑलमोस्ट 21.6% ये रेवेन्यू आ रहा है। फिर आपने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी से 8.7% आ रहा है। आपको पता होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये 14.4% आ रहा है। फिर IoT देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो 11.0% आ रहा है, और बाकी जो डिजिटल सर्विसेज है उससे 3.4% आ रहा है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, किससे कितना आ रहा है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग से भी आता है इनके पास, तो ये जो मेन है वो एजुकेशन टैक्स से आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो हाईटेक से आ रहा है, थर्ड जो है रिटेल से आ रहा है, BFSI से आता है, इंडस्ट्रियल से, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आता है और काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटेड है इनका रेवेन्यू, जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लीजिए आप यहाँ पे रेवेन्यू कंसंट्रेशन, तो जो सबसे नंबर 1 क्लाइंट है उससे 14.8% आता है उनका रेवेन्यू। फिर जो 5 अगर आप टोटल टॉप के 5 में मिला लेते हैं तो सिर्फ 34.5% आता है, टॉप के 10 मिला लेते हैं तो सिर्फ 50%, टॉप के 20 जो है उससे सिर्फ 66%। तो इससे आपको समझ में आता है कि कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड इनके क्लाइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्लाइंट पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो इनकी बिजनेस में रिस्क जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ब्रॉडली सर हमने डिस्कस कर लिया इनके सारे बिजनेसेस, इसके बिजनेस को समझ लिया, इनके फाउंडर को समझ लिया, डिजिटल स्पेस में ये समझ लिया, जो इनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के बारे में हमने ब्रीफली समझने की कोशिश कर ली। तो ब्रॉडली ये बिजनेस है सर, बहुत ही बढ़िया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स पे, तो जो हमारा सेकंड सेगमेंट है उसमें आप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल देख लीजिए आप, यहाँ पर 7,953 करोड़ का है, तो ये आप बोल सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है। P/E देखिए 55.6, ये थोड़ा आपको ऑप्टिकली एक्सपेंसिव लगेगा, बट मैं जिस तरीके की ग्रोथ ये रजिस्टर कर रहा है और जितने अच्छे सेक्टर में, मैं इस PE पर भी बिल्कुल आराम से खरीदना पसंद करूंगा इस कंपनी को। ROCs देखिए यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, बट मुझे लगता है 33% जो यहाँ पर उन्होंने पब्लिक ये यहाँ पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखाया है वही सही होगा, बट इस वेबसाइट पे आपको दिख रहा है 42.8 और 83.8। तो ROCs बहुत ही अच्छे मेंटेन कर पा रहे हैं कंपनी। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.17, बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है। इक्विटी 28.3, छोटी सी इक्विटी है, और मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं 21.0। तो कहीं पर भी कोई भी पैरामीटर मुझे कहीं पर भी कुछ भी वीक नहीं दिख रहा है। PE भी मुझे एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं हम, तो दिसंबर का क्वार्टर आप देखिए 172 करोड़ से बढ़कर 193 करोड़ हो गया। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखिए 21 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया नेट प्रॉफिट। मार्जिन देखिए 14% से बढ़कर ये सीधे 27% पे आपको पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन में। फिर देखिए सितंबर क्वार्टर को भी हम देख लेते हैं, तो 175 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ हुआ था। मार्जिन बढ़े थे 16% से 24%, और वहीं पर नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 27 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ हुआ। तो अच्छी ट्रेजेक्टरी है, अच्छा मोमेंटम है सेल्स में, नेट प्रॉफिट में और मार्जिन में। सेल्स देखिए आप बढ़िया स्पीड से बढ़ रही है, 590 करोड़ से 739 करोड़ पर पहुंच गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, और वहीं पर आप देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। फिर शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। रिजर्व्स देखिए बढ़ते जा रहे हैं, बोरोइंग्स जो है वो घटती जा रही है। ये क्लासिक है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट का, ये क्लासिक फिगर्स है। फिर देखिए कैश फ्लोस, बहुत जबरदस्त कैश जनरेट कर रही है कंपनी, पॉजिटिव कैश है। ROCs हमने बात कर ली, बहुत ही अच्छे हैं। डेटा डेज बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 साल का ही है, पर फिर भी बहुत इंप्रेसिव है। कहीं पर भी कोई भी हमको कहीं पे भी कुछ भी वीकनेस नहीं दिख रही है। फिर प्रमोटर्स देखिए 53% पे मेंटेन है, FIAs जो है 7% पे मेंटेन है, और DIAs ये, और पब्लिक के पास 32% ही है। तो ये भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो फंडामेंटली तो मुझे कहीं पर भी कोई भी इशू इसमें नहीं दिख रहा है।
तो अब हम आ जाते हैं सर नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट में, जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50, 100, 200 डेज का सिलेक्ट करके रखा हुआ है। साथ में एक RSI इंडिकेटर है। तो सर मैंने मंथली चार्ट इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि डेटा बहुत कम है हमारे पास, तो इसमें आपको डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने वीकली चार्ट से ही शुरुआत की है। तो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में भी कि ब्रॉडली लिस्टिंग के बाद इसने काफी समय कंसोलिडेशन किया है। मैं भी सरप्राइज था, काफी समय इसने लगाया, बट अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, लार्ज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला है। अब ये 10 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता नहीं है कि अब ये कभी भी लंबे समय तक आपको 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाते हुए दिखे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी ये आपको जाते हुए लंबे समय तक, आने वाले साल 2 साल तक भी आपको नहीं देखने मिलेगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अब ये जो है मोमेंटम आगे ही आपको दिखेगा और ट्रेजेक्टरी आपको ऊपर की ही दिखेगी इस स्टॉक में। चलिए डेली चार्ट्स पे भी हम देख लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए, सॉरी 1 मिनट, ये कंसोलिडेशन हुआ, काफी समय इसने कंसोलिडेट किया, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। आपने देखा जो कंसोलिडेशन था वो ब्रॉडली 400 रुपीज से 300 रुपीज के बीच में काफी देर कंसोलिडेट किया। उसके बाद आप देखिए अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम एडिशन होने के साथ साथ यहाँ पर ये इसका बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने मिला, अच्छी लार्ज कैंडल फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर आप देखिए कि लार्ज कैंडल फॉर्म करके और बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने मिला, वॉल्यूम भी ऐड होता हुआ दिखा आपको और RSI में भी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिख रही है आपको। अब आप देखिए 10 डेज की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो जैसे हमने वीकली चार्ट में भी बात की, अब ये डेली चार्ट में भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत सीवियर मार्केट करेक्शन में ही थोड़ा नीचे आ सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है अभी कुछ समय तक तो ये 10 डेज या 20 डेज की मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेता हुआ आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है। बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम, क्योंकि डेली चार्ट से ये। तो यहाँ पर जब ये 560 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से आपको बहुत बढ़िया स्पाइक देखने मिलेगा। कितना, ये यहाँ पर जो लेवल आपकी हाइट है, ये देखिए ये जो हाइट है, तो ये जो 80 रुपए की चाल है, ये देखिए 500 रुपए से 580 की। तो अब जब ये ब्रेक करेगा इसके ऊपर तो 560 रुपीज में आप 80 रुपीज और ऐड कर दीजिए तो 640 रुपीज तक आपको इजिली जाते हुए दिखेगा जब ये इस 560 के लेवल के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल होगा। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए बाय एंड फॉरगेट वाला स्टॉक है, इसमें आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा। चलिए जल्दी से हम इसका आर्ली चार्ट भी देख लेते हैं। तो 3 मंथ्स डेटा और आर्ली चार्ट, जहां पर एक कैंडल एक आवर को डिफाइन करती है। तो देखिए आप यहाँ पर भी हमको वही चीज दिख रही है, एक अच्छा कंसोलिडेशन और यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम्स। देखिए अब आर्ली चार्ट में आपको और भी अच्छे वॉल्यूम्स क्लियरली दिख रहे हैं, क्योंकि डेटा बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम आर्ली चार्ट पे भी आ गए। ये देखिए बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुए हैं, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन, बड़े हाथ यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। एक्चुअली यहीं पर ही जो अच्छा अक्यूमुलेशन हो चुका था, अब यहाँ से तो इसको प्राइस को बढ़ाना चालू किया उन्होंने, तो मैक्सिमम जो बड़े हाथ थे उन्होंने अक्यूमुलेट अच्छी लार्ज क्वांटिटी में कर चुके थे, यहाँ पर अच्छा अक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद अब ये ब्रेकआउट देखने मिला आपको। और ये देखिए ये जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है आर्ली चार्ट पे, उसको सपोर्ट लेता हुआ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। RSI में बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है, कोई इशू नहीं है, साइडवेज, इसीलिए आपको साइडवेज RSI दिख रहा है, कोई इशू नहीं। बट कहीं पर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं, कहीं पर इस चार्ट में कोई भी तरीके की वीकनेस नहीं है। तो बहुत ही बुलिश हूं मैं इस स्टॉक में, और मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय इसको तय करना है, बहुत लंबा सफर इसको तय करना है। तो काफी ब्राइट फ्यूचर है, मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस कंपनी को लेकर। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस हम आगे डिस्कस करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।